वो क्लास 10 के भूगोल का खंड ख का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 में प्राकृतिक आपदा के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग चैप्टर 2 में प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन, उसका कैसे रोके, और इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, बाढ़ और सुखाड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बाढ़ और इसमें सुखाड़ के बारे में जानेंगे, उसको कैसे हम लोग प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, और क्या क्या आपदा आता है बाढ़ और सुखाड़ से। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बाढ़ और सुखाड़ के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे पिछले चैप्टर में। अगर आपको सारे वीडियो देखना है भूगोल के क्लास 10 का, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आप अक्सर सुनते होंगे कि टेलीविज़न पर या समाचार पत्र पर कि देश के किसी भाग में बाढ़ की स्थिति है या किसी भाग में सुखाड़ की स्थिति, कहीं पर बाढ़ हो रहा है, कहीं पर पानी पानी है, कहीं पर पूरा सूखा पड़ा हुआ है। तो ये अक्सर आप लोग सुनते होंगे। तो बाढ़ और सुखाड़ के प्राकृतिक आपदाएं जिसका संबंध वर्षा से होती है। इसका संबंध किससे होता है, वर्षा। अगर वर्षा ज़्यादा होगी, मानसूनी वर्षा ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, बाढ़ आएगा। नदियों में जल का उभार आने लगेगा, बहुत नदी में जल पूरा आने लगेगा, जिसकी वजह से बाढ़ आने लगेगा। और वर्षा कम होगी तो क्या होगा, सुखाड़ आएगा, जिससे धूप ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा, सुखाड़ होगा। कृषि में कमी आएगी, पीने के लिए पानी का किल्लत हो जाएगा। तो ये सब स्थिति उत्पन्न होती है। मानसून की अनिश्चितता मतलब हर एक जगह क्या है, कहीं पर भारत में ज़्यादा पानी होगा, कहीं पर कम पानी होगा, वर्षा कम होगा, जिसके कारण से किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ की आगमन होती है। प्रतिवर्ष हर एक साल कहीं ना कहीं बाढ़ आता है। कहीं क्या होता है, कुछ नदियाँ में बाढ़ की वि- विभीषिका मतलब बहुत बुरा के लिए बदनाम भी हो चुकी है, मतलब बहुत बदनाम हो चुका है। कुछ नदियाँ बाढ़ के लिए बदनाम हो चुकी है, जैसे नदियाँ है, कोसी नदी है, पश्चिमी बंगाल में दामोदर है, तिस्ता तिस्ता नदी, असम में ब्रह्मपुत्र, उड़ीसा में महानदी, आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गुजरात में नर्मदा नदी जल के समय पर कहर बरपा चुके हैं। मतलब इस सब के लिए कहर बरपा चुके हैं, मतलब कहर के लिए ये सब जाना जाता है। ये सब क्या होता है कि बाढ़ग्रस्त नदी है। इससे क्या होता है, इसी से वजह से बाढ़ आता है। जब वर्षा बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है तो ये सब नदी क्या होता है कि बहुत उफान मारता है, बहुत ज़्यादा पानी हो जाती है, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। बाढ़ तो प्राचीन समय से ही आते रहे। बाढ़ आज से ही नहीं आ रहा है, प्राचीन काल से ही आते रहे, बहुत पुराना काल से। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्षा के देवता इंद्र को कहते हैं। अगर भारतीय धर्म ग्रंथ के अनुसार बोलेंगे तो वर्षा का देवता किसको बोलते हैं, तो इंद्र को कहते हैं। इसके मतलब लोग बोलते हैं ग्रंथ में कि इनके क्रोधित होने से क्या होता है कि वर्षा और बाढ़ जैसी आपदा आती है, जब क्रोधित होते हैं तो। हाल में वर्षों में बाढ़ की स्थिति मानवीय कारणों से उत्पन्न होती है। हाल में बात करेंगे तो कुछ मानवीय कारण से, मानव की वजह से भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। बाढ़ को रोकने के, अब ऐसा क्यों होता है, तो क्या होता है कि बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाया जाता है। बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाया जाता है, तटबंध बनाए जाते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा पानी होने के कारण नदी में जल का स्तर बहुत ऊपर आने के कारण ये क्या होता है, बांध को तोड़ देता है। जो बांध बनाया जाता है, तटबंध बनाया जाता है, उसको तोड़ देता है, और जैसे ही तोड़ता है तो बाढ़ आ जाता है। यहाँ पर देखा, बाढ़ के कारण आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाना, मतलब इधर उधर हो जाना। तो अनेक ऐसे क्षेत्र भी जल प्लावित हो जाते हैं, मतलब जहाँ पे जल नहीं जाना चाहिए था वहाँ पर भी जल प्लावित हो जाते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। जहाँ पहले बाढ़ की संभावना नहीं थी, जहाँ पर बाढ़ की संभावना नहीं थी वहाँ पर पानी चला जाता है। किसकी वजह से, बांध बनाने की वजह से। तो बांध बनाते हैं, इसका भी कारण है कि बांध क्यों बनाते हैं, तो उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से 2008 के ईस्वी में बात करें तो भारत नेपाल के सीमा पर कुशहा के पास तटबंध टूटने से बहुत कोसी की धारा की बदल दी गई थी। अब वहाँ पर क्या हुआ, तटबंध जो बना था, ठीक है, बांध बना था, वो टूट गया। टूटने की वजह से वहाँ कोसी नदी की धारा चेंज हो गया, जिसकी वजह से जहाँ पर बाढ़ नहीं आना चाहिए था वहाँ पर भी बाढ़ आ गया। वैसे हम लोग कुछ बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बाढ़ क्या देश, ये भी क्या है, यहाँ पर भी बाढ़ बहुत आते रहता है, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ कि हजारों लोग
इसकी चपेट में आ जाते हैं। अगर बाढ़ जब आता है तो इसकी चपेट में हजारों लोग आ जाते हैं, ठीक है। महामारी फैलाना, मकानों का गिरना, मकान गिरने लगते हैं, फसलों की बर्बादी हो जाती है, तो इससे बहुत बड़ी नुकसान होता है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिसकी बर्बादी के बाद भी दुनिया के सर्वाधिक घने बसे देशों में एक है। अब जब इतना बर्बादी होने के बाद भी ऐसा ऐसा कोई देश है जहाँ पे वहाँ पे बहुत लोग ज़्यादा बसे हुए हैं, इतना बर्बादी होने के बाद भी। यह राजकीय बाढ़ से ही जुड़ा हुआ है। बाढ़ का जल न सिर्फ बर्बादी लाता है, सिर्फ बर्बादी ही नहीं लाता है बाढ़ का जल, ये और भी कारणों में नुकसान पहुंचाता है। जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिवर्ष जलोढ़ मलबों के निक्षेपण हो जाता है। जैसे पे होता क्या है, बाढ़ आता है तो बाढ़ वाले क्षेत्रों में क्या होता है, वहाँ से जो मिट्टी होता है, वहाँ का मिट्टी क्या होता है कि बहा कर दूसरे जगह चला जाता है, जिससे क्या हो जाता है, ह्यूमस खत्म हो जाता है मिट्टी का, तो वहाँ पे उपजाऊ मैदान नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से खेती नहीं हो पाती है। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा होता है, जब यहाँ से वो मिट्टी बहा कर दूसरी जगह चला गया तो जहाँ पे उपजाऊ नहीं था वहाँ पे उपजाऊ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के किसान क्या हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। बाढ़ प्रबंधन, बाढ़ को रोके कैसे, बाढ़ और तटबंध का निर्माण। तो बाढ़ प्रबंधन और बाढ़ बांध और तटबंध का निर्माण, जो बाढ़ प्रबंधन इसको रोके कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं, बांध बनाते हैं, तटबंध का निर्माण करते हैं, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। बाढ़ का विशाल विनाश लीला को रोकने के लिए बांध और तटबंध बनाने का कार्य अंग्रेजों के समय से ही होते रहा। तो बाढ़ किसके वजह से आता है, तो बहुत सारा बांध और तटबंध के बनाने की वजह से। ये बांध और तटबंध अंग्रेजों के टाइम से ही बनाते आ रहे हैं, लेकिन इसको बनाते क्यों है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद बाढ़ ऐसी आपदा में प्रबंधन हेतु बांध बनाकर तटबंधों का निर्माण द्वारा इसको रोकने का प्रयास भी जारी है। मतलब देखो, बनाते इसलिए है कि बाढ़ आने से रोकने के लिए भी इसको बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, जिसकी वजह से नदी इसको क्या करता है, तोड़ देता है, और तोड़ने की वजह से बाढ़ आ जाता है। लेकिन इसको असल में बनाते हैं बाढ़ को रोकने के लिए। और सूखे, जब सुखाड़ आता है तो उस टाइम उस बांध से पानी दूसरे जगह पहुंचाया जाता है, जिससे क्या हो, जहाँ पर सुखाड़ आया है वहाँ पर पानी मिल सके। तो ये दो कारणों से बांध को बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी इससे नुकसान भी हो जाता है। अब यहाँ पर कुशहा में तटबंध टूटने के बाद तथा कई नदियों के बांध में दरार आने के बाद क्या हुआ था, प्रबंध पर प्रश्न चिन्ह भी उठा गया था, ठीक है, उठाया गया था। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तटबंध को टूटने से और कई नदियों का बांध भी में दरार आने की वजह से इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया था कि इससे फायदा है या नुकसान है, ठीक है। तो ऑब्वियस है, कोई भी चीज़ बनाता है तो उससे कुछ फायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। लेकिन भारत ही नहीं, चीन, मिस्र, पाकिस्तान और नाइजीरिया जैसे देशों में नदियों का बांध बनाकर कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया जाता है। तो बहुत जगह, ऐसा नहीं सिर्फ भारत में ही बांध बनाया जाता है, बहुत जगह बांध बनाया जाता है जिसमें कृत्रिम जलाशय, मतलब अपने से जलाशय मतलब क्या, जहाँ पे पानी स्टोर करते हैं उसी को हम लोग जलाशय बोलते हैं, तो उसका स्टोरेज किया जाता है। जल की निकासी का इस प्रक्रिया से होने का प्रबंधन होता है और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। मतलब इससे क्या किया जाता है, जितना भी जल रहा था उसमें क्या किया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसीलिए बांध को बनाया जाता है। लेकिन इससे कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, जो कि बांध पर टूटने से। क्या आप जानते हैं कि नदियों पर बांध बनाने के कृत्रिम जलाशय का निर्माण होता है, और भारत में कुछ प्रमुख कृत्रिम जलाशय का नाम भी दिया हुआ है, जो कि ये टेबल में दिया हुआ है। जैसे बांध का नाम दिया हुआ है, कौन सा बांध है और किस नदी के पर बना हुआ है, और उस जलाशय का नाम क्या है। तो यहाँ पर सब चीज़ दिया हुआ है। भाखड़ा नंदन बांध कहाँ पे है, सतलज के पास है। इसको जिस जलाशय का नाम क्या है, तो गोविंद सागर। तो वैसे यहाँ पे 5 नाम प्रमुख दिया हुआ है, इसको याद कर लेना। प्रमुख ये याद करना होगा कि बांध का नाम क्या है और किस नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैकल्पिक प्रश्न प्रबंधन, मतलब उसके अलग कुछ और क्या प्रबंधन कर सकते हैं। तो बाढ़ से बचने के लिए कुछ और भी प्रबंधन हम लोग उपाय कर सकते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसे इमारतों और भवनों का निर्माण करें जिसमें कम लागत हो,
मतलब ऐसा भवन बनाएं जिसमें लागत कम हो। मान लो कि लागत कम रहेगा तो क्या होगा, बाढ़ का इसमें अगर बर्बाद भी हो जाता है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसमें रसायन मिश्रित कच्चे मालों का प्रयोग करें। रसायन मिश्रित कच्चे माल का प्रयोग करने के लिए जिसमें बावजूद मकान बर्बाद नहीं हो, जिससे क्या हो कि बाढ़ आए फिर भी मकान बर्बाद नहीं हो। आम लोगों का मकान बनाने के पूर्व यह जानकारी लेना अवश्य है कि जो कोई भी अगर मकान बना रहे तो मकान बनाने से पहले ये जानकारी ले ले कि यहाँ से नदी कितने दूर पर है। तो नदी से 250 मीटर के दूर पर ही मकान का निर्माण करना चाहिए। तो यह अलग प्रबंध है कि ऐसे हम लोग करके बच सकते हैं। और 3 नंबर में दिया हुआ है, बाढ़ के बाद जल निकालने की तत्कालिक व्यवस्था। मतलब जब बाढ़ आता है तो बाढ़ आया तो उसमें वहाँ से जल निकालने की कुछ तकनीक, मतलब तुरंत वहाँ से कैसे पानी निकल जाए उसका व्यवस्था सोचना चाहिए। इस कार्य में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका हो सकती है। इसमें किसका अहम भूमिका होना चाहिए, तो ग्राम पंचायत की। वस्तुतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में बाढ़ की पूरे पर्याप्त पंप सेट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो पंप सेट के द्वारा यहाँ जो बाढ़ आ गया, पानी लग गया, यहाँ से पानी निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका ये कौन व्यवस्था करेगा, तो ग्राम पंचायत द्वारा इसका व्यवस्था होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये टर्म दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा बांध झील नदी पर आसमान कहाँ पे, आसमान जगह पर बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कहाँ पे बनाया गया है, झील नदी के पास, और कौन सी जगह पर, आसमान के जगह पर बनाया गया है। और 4 नंबर में बोल रहा है कि मकानों की नींव और दीवार, जो इसका दीवार होता है और नींव देते हैं, ठीक है, तो इसको किससे बनाना चाहिए, तो कंक्रीट होनी चाहिए, ठीक है, ये कंक्रीट की होनी चाहिए। और जो स्तंभ, जो पिलर वगैरह देते हैं, तो पिलर क्या होना चाहिए, बहुत नीचे गहराई से आना चाहिए, काफ़ी गहराई से उठाना चाहिए जिससे मजबूत रहे। तो ये सब बात को ध्यान में रखते हुए घर वगैरह बनाना चाहिए जो बाढ़ वाला क्षेत्र है। पूर्व सूचना का प्रबंध, मतलब बाढ़ आने से पहले हम लोग को सूचना प्राप्त कर दे उसका भी उपाय होना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या दिया हुआ उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, बाढ़ पूर्वानुमान के लिए सुदूर संवेदन सूचनाएं निश्चित रूप से एकत्रित की जानी चाहिए। मतलब जितना भी है बाढ़ आने से पहले ही सारा सूचना इकट्ठा कर लेना चाहिए। इससे बाढ़ आने के पूरे ही संभावित क्षेत्रों में सूचना तंत्र की माध्यम से सूचना दी जाती है। सूचना तंत्र मतलब रेडियो वगैरह से, समाचार पत्र से, ये सब सूचना हम लोग को जहाँ पर बाढ़ आने वाला है वहाँ पर पहले से ही सूचना दे देना चाहिए। समय पर सूचना मिलने से क्या करना चाहिए, विद्यालय बंद करा देना चाहिए, स्थानीय अस्पताल, डॉक्टर और दवाई की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी। वहाँ पे क्या करेगा लोग, जितना भी दवाई वगैरह है, डॉक्टर वगैरह सबका व्यवस्था पहले से कर दिया जाएगा और सूचना पहले से मिल जाता है। तो प्रशासन के चुस्त हो जाना, मतलब जितना भी प्रशासन, पुलिस वगैरह, वो सब पूरा रेडी रहे कि कोई भी घटना होने से पहले वो वहाँ पे पहले से ही रेडी रहे। खाद्य आपूर्ति, खाने पीने का सामान, दवाइयाँ वगैरह का भी पहले से उपलब्धता करानी चाहिए। तो ये सब अगर बाढ़ आने से पहले पता चल जाता है कि बाढ़ आने वाला है क्षेत्र में, तो वहाँ पर ये सब उपलब्धता कराना चाहिए, सब उपलब्ध होना चाहिए, तब आसानी से बहुत कम नुकसान होगा वहाँ पे। और 2 नंबर में दिया हुआ है, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र जहाँ पे बाढ़ आते रहता है कि लोगों के तैयारी होने के, यहाँ पर तैयारी होने के प्रशिक्षण देने चाहिए। मतलब तैयार होने के लिए क्या क्या करना चाहिए वहाँ पे बताना चाहिए। इतना ही नहीं, सभी गांव पंचायत और विद्यालयों के स्विमिंग जैकेट मतलब क्या होता है कि जो बाढ़ आता है पानी में उससे तैर कर बाहर निकल सके, इस सब का तैयारी करना चाहिए, व्यवस्था जारी करना चाहिए सबको, ठीक है, अधिक से अधिक लोग तैरते हुए बाहर निकल सके इससे, ठीक है। तो ये सब का व्यवस्था होना चाहिए बाढ़ आने से पहले, अगर जानकारी मिल जाता है तो। बाढ़ के जल निकलने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ठीक है, महामारी फैलने की होती है, ठीक है। तो बाढ़ आने के जो जल होता है उसको निकालने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। अतः DDT की छिड़काव, मतलब DDT के छिड़काव, ब्लीचिंग पाउडर, इस सब का छिड़काव होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो भी कीटाणु वगैरह आया रहेगा बाढ़ में, वो क्या होगा, पानी के साथ वो सब नष्ट हो जाएगा, जिससे लोगों की हानि नहीं होगा। या
कोई जानवर मर गया है तो उसको जल्द से जल्द वहाँ से हटाना चाहिए, हटाने की व्यवस्था भी उपलब्ध होना चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वयं सेवी संस्थाएं, मतलब जो स्वयं सेवी संस्थाएं किसको बोलते हैं, जो खुद से लोग बनाते हैं संस्था, उसकी मदद से इस बात की प्रशिक्षण देना चाहिए, आवश्यक है। मतलब पहले से ये सब बात को बताना चाहिए। कौन बताएगा? स्वयं सेवी संस्था जो चलाते हैं, जो पहले मतलब अपने आप जो संस्था बनाया जाता है, ठीक है, सरकार के द्वारा नहीं बनाया जाता है, वो लोग खुद से अपने लोग कुछ लोग मिलकर संस्था बना लेते हैं। तो वैसे संस्थाओं को ये सब की जानकारी देनी चाहिए, वे किस प्रकार के दूसरे को सहयोग कर सके, ये सब के बारे में बताना चाहिए। आपसी भेदभाव को भूलकर, इसमें क्या करना चाहिए, आपसी भेदभाव किसी को है तो उसको भूलकर ऊंचे भावनों पर एकत्रित हो जाना चाहिए। जो मान लो जहाँ पे ऊंचा भवन है सबसे, उसमें जाके एकत्रित हो जाना चाहिए, ठीक है। महामारी फैलने की स्थिति में गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म पानी करके पीना चाहिए। चीनी नमक का घोल पीना चाहिए। भोजन कपड़े की व्यवस्था करने की भावना को सामूहिक दायित्व के रूप में विकसित करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पूर्णतः रोकना असंभव, इसको अगर चाहेंगे तुरंत रोकना तो ये असंभव है, ठीक है। यह एक परिस्थितिक की का रूप ले लेता है, मतलब इकोलॉजिकल सिस्टम के रूप ले लेता है। अतः बाढ़ की विविधता में भी हंस खेल कर जीने की कला विकसित करना चाहिए। तो जब अब ये हमेशा आते रहता है तो उसमें भी हंस खेल कर जीने की कला विकसित करना चाहिए। इसका यही सबसे बड़ा प्रबंध है, इसका यही सबसे बड़ा प्रबंध है कि लोगों को कैसा रहना चाहिए, हंस खेल कर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा दुखी में रहे तो उससे और बर्बादी है। एशिया के ग्रामीणों ने अपनी परंपरागत नवीन शैली के साथ रहते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को ही दुनिया के सबसे सघन बसा क्षेत्र बनाया है। एशिया में, जो एशिया है उसमें, एशिया में भारत भी आता है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें क्या किया, जहाँ पे बाढ़ आता है ज़्यादा, वहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। इसका कारण ये है कि वहाँ के लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर कैसे रहना है, किस तरह से रहना है, मिलजुल कर रहना है, सब चीज़ के बारे में समझ चुके हैं, उसी हिसाब से लोग रहते हैं। अब पढ़ना है सुखाड़ तथा इसका प्रबंध। तब सुखाड़ क्या है उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, तो इसका प्रबंध कैसे करेंगे वो भी हम लोग जानेंगे। तो वर्षा की भारी कमी के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, तो हम लोग पहले जान चुके हैं। इसमें आम लोगों के सामने तीन बड़ी समस्या आती है। अगर जब सुखाड़ होता है तो वहाँ पे तीन बड़ी समस्या आता है। कौन कौन सा? फसल न लगने से खाद्यान्न की कमी, मतलब खाने पीने में कमी आ जाती है, और पेयजल पानी में कमी आता है, तीसरा मवेशियों के लिए चारे में कमी आता है। ये तीन प्रकार की कमी आती है अगर सुखाड़ होता है तो खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि। अब देखो इससे होता क्या है कि अप्रत्यक्ष रूप से जमाखोरी, अब मतलब जो गैर कानूनी रूप से क्या करते हैं, पहले से लोग मतलब खाने पीने मद जो सामान की जरूरत होती है गैर कानूनी रूप से पहले से जमा करके लोग रख लेते हैं। और खाद्य पदार्थों में मूल्य में कमी, जो भी खाद्य पदार्थ खाने वाला चीज़ होता है उसमें क्या होता है, मूल्य में वृद्धि आ जाती है, मतलब ज़्यादा महंगा मिलने लगता है। लूटमार की समस्या भी आती है, लूटमार लोग करने लगते हैं, तो भूखमरी से मरने वाले की संख्या में वृद्धि हो जाती है इसके कारण। अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। यदि भारत सरकार के द्वारा सभी नदियों को जोड़ने की योजना के द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नदियों की अतिरिक्त जल को वैसे क्षेत्रों में पहुंचाने की योजना है जो सामान्य सूखाग्रस्त होते हैं। तो ये एक योजना बनाया जा रहा है जिसमें क्या होगा, सारा नदी को जोड़ा जाएगा। अब जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आता है वहाँ से पानी क्या होता है, जहाँ पे सुखाड़ आता है वहाँ तक भेजने की इसमें योजना बनाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन कई कारणों से ये योजना कार्य नहीं कर रहा है, मतलब काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जिसमें रुकावट किसका आ रहा है, तो पर्यावरण विशेषज्ञ जो पर्यावरण पर अध्ययन करते हैं उन्हीं को बोलते हैं पर्यावरण विशेषज्ञों का इस पर विरोध भी हो रहा है। तो उसका विरोध होने का कारण भी है। भारत में सुखाड़ का क्षेत्र कौन कौन सा है उसके बारे में जानेंगे।
तो भारत में सुखाड़ का क्षेत्र कितना है, तो हम लोग अगर अपने देश में बात करेंगे तो ऐसा 77 जिले हैं जहाँ पे क्या होता है, सुखाड़ होता है। ठीक है, उसमें से कुछ प्रमुख जिले का नाम दिया हुआ है। तो कहाँ कहाँ पे होता है, तो राजस्थान में होता है, गुजरात में होता है, कर्नाटक में होता है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में, ये सब जिले में सूखा ज़्यादातर होता है। अब भारत में सुखाड़ और दुर्भिक्ष के कुछ महत्व। दुर्भिक्ष मतलब होता है, ये हम लोग बोल सकते हैं अकाल वगैरह, जहाँ अकाल पड़ जाता है सुखाड़ की वजह से। कुछ महत्वपूर्ण तिथि है जब सुखाड़ आया था, तो 1867 77 ईस्वी में आया था और 1899 में आया था। भयंकर सूखे स्थिति जब 20वीं सदी में बात करेंगे तो 20वीं सदी में कब आया था, तो 1918 में, 1966 में और 1987 ईस्वी में भयंकर सुखाड़ आया था। तो ये सब महत्वपूर्ण तिथि दिया हुआ है जब जब सुखाड़ आया था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। सुखाड़ प्रबंधन, अब सुखाड़ को हम लोग रोके कैसे, उसके बारे में जानेंगे। तो सुखाड़ जैसी आपदा के प्रबंधन हेतु दो प्रकार की योजनाएं आवश्यक है। कौन कौन सी योजना, तो दीर्घकालीन योजना और लघुकालीन। अब दीर्घकालीन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, ज़्यादा दिनों के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म योजना और शॉर्ट टर्म। लघुकालीन मतलब शॉर्ट टर्म, कुछ दिनों के लिए कोई योजना बनाए, और कुछ बड़े दिनों के लिए, ज़्यादा दिनों के लिए कोई योजना बनाए। मतलब लॉन्ग टर्म मतलब कि हमेशा के लिए जो काम करे और कुछ समय के लिए जो काम करे, उसको लघुकालीन बोलेंगे। ठीक है, तो दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत क्या आता है कि तालाब कुआं को बनवाना, पाइपलाइन लगाना, पाइपलाइन आहार के विकास। पाइपलाइन आहार मतलब एक ही प्रकार का होता है जो विकास की जरूरत होते हैं। नहर के माध्यम से जलाशय से जल पाया जाना, मतलब नहर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जल को भेजना। पंजाब और हरियाणा में नहरों की जाल बिछाकर सुखाड़ की समस्या को अस्थायी समाधान किया गया है। तो अगर पंजाब और हरियाणा का बात करेंगे तो वहाँ सुखाड़ की समस्या सुधार किया गया है, किसकी वजह से, तो नहर बनाकर। ठीक है, और बिहार में भी काफ़ी कमान क्षेत्र, गंडक कमान क्षेत्र और चंदक क्यूल बरुआ कमान क्षेत्र सुखाड़ के समय नहर प्रबंध द्वारा प्राकृतिक आपदा को कम करने का प्रयास किया गया। तो ये सब नहर बनाया गया जो कि कहाँ से कहाँ है उसका नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ, क्या आप जानते हैं, सिंचाई आयोग के अनुसार वर्ष के देश में लगभग 16% भूभाग पर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। तो वर्ष में तो हम लोग अगर भारत में बात करेंगे तो 16% भाग पर क्या होता है, सुखाड़ होता है। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पर दिया हुआ है। हम तालाब बनाने का मूल उद्देश्य वर्षा जल को संग्रहण करना। तालाब क्यों बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो बारिश होता है, वर्षा होता है, उसका पानी क्या होता है, उसमें इकट्ठा हो जाता है, जो उसको हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं। यदि नहर अतिरिक्त जल देता है तो उस, चाहे नहर का भी ज़्यादा जल मिल रहा है तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, तालाब में स्टोर करके रख लेते हैं। कुएं का निर्माण क्यों करते हैं, तो भूमिगत जल यूज करने के लिए। जो जमीन के अंदर जल रहता है उसके जल को यूज करने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। कुएं के विकास बहुत हद तक पेयजल की समस्या को समाधान हो जाता है। और कुएं बनाया जाता है, उससे क्या होता है, पीने का भी पानी उपलब्ध हो जाता है। कुएं का पानी हम लोग पी सकते हैं, इसलिए कि वो क्या होता है, जो कल से हम लोग पानी निकालते हैं चापाकल से, वो भी क्या होता है, कुएं का पानी वही पानी रहता है, बशर्ते कि गंदा, कोई कुआं को गंदा नहीं किया जाए। वर्तमान समय में बोरिंग किया जा रहा है। ट्यूबवेल के माध्यम से भूमिगत जल को दोहन तीव्र गति से किया जाए। दोहन मतलब क्या, बर्बाद करना। होता क्या है कि अगर हम लोग बोरिंग का पानी से, ट्यूबवेल से के माध्यम से क्या करें कि भूमिगत जल को निकालते हैं, तो भूमिगत जल क्या है, पीने के योग्य पानी है। उसको पटाने में, सिंचाई करने में हम लोग पानी को बर्बाद कर देंगे, तो फिर पीने का पानी में हम लोग को कमी आ जाएगी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो भूमिगत जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन तीव्र गति से बर्बाद हो रहा है, दोहन हो रहा है उसका। इसके पारिस्थितिक संकट, पारिस्थितिक मतलब इकोलॉजी सिस्टम। इकोलॉजी क्या होता है कि जो जैविक और अजैविक पदार्थ एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उसी को हम लोग इकोलॉजी सिस्टम बोलते हैं। तो उसमें संकट उत्पन्न हो सकता है। भूमिगत जल स्तर
वे भारी गिरावट की चिंता का विषय क्या होता है, इसकी वजह से भूमिगत जल का जो स्तर होता है, ठीक है, वो पानी क्या हो जाता है, बहुत नीचे चला जाता है, ठीक है, पानी ऊपर का मिलना मुश्किल हो जाता है, जो कि चापाकल से भी हम लोग पानी नहीं निकाल पाते। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पानी जल को क्या होता है, स्तर को गिरावट में चिंता का एक विषय बन गया है और पारिस्थितिक असंतुलन भी का भी जन्म देता है, ठीक है, मतलब इकोलॉजी सिस्टम को भी असंतुलित करता है, ठीक है। अब भूमि जल क्या है, भूमिगत जल क्या होता है, तो हम लोग पहले भी पढ़े थे। जो पृथ्वी पर जो मिट्टी के अंदर जो जल होता है उसी को हम लोग भूमिगत जल कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जहाँ खड़े है इसके नीचे भी क्या होता है, हम लोग जहाँ भी रहते हैं उसके नीचे क्या होता है, विशाल भूमिगत जल का भंडार है। वर्षा जल के धीरे धीरे वर्षा ये कहाँ से बनता है, तो वर्षा जो जल होता है उससे क्या होता है, धीरे धीरे पानी जमीन के अंदर सोख कर क्या होता है, अंदर चला जाता है, वही जल क्या कहलाता है, भूमिगत जल कहलाता है। कुएं बोरिंग के माध्यम से उसको क्या किया जा रहा है, ऊर्जा चालित मशीनों के मदद से उसको दोहन तेजी से किया जा रहा है, मतलब कुएं से अलग अलग चीज़ों से उसको बाहर निकाला जा रहा है, मतलब उसका दोहन किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, इसलिए कि वो तो पीने वाला जल है। इससे न केवल भूमिगत जल का स्तर गिरावट आता है बल्कि पारिस्थितिक पारिस्थितिक असंतुलन की समस्या आ जाती है, मतलब इकोलॉजी का असंतुलन का भी समस्या उत्पन्न होती है। इसको भी समझना है अच्छे से। तो हम लोग बात करेंगे नहर पाइपलाइन। इसको पाइन लिखा हुआ मतलब पाइपलाइन का बात हो रहा है, ठीक है। आहर मानव निर्मित जल प्रवाह को मार्ग है, इस मार्गों की मदद से क्या किया जाता है, ये एक मार्ग बनाया गया है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाने का। भूमिगत जल का उपयोग मूलतः कृषि कार्य और पेयजल के लिए होता है। भूमिगत जल का उपयोग क्या कृषि के लिए लोग करते हैं, पेयजल के लिए भी करते हैं। नहर लंबी दूरी के मार्ग होते हैं, यह सीधे जल स्रोत से जुड़ा होता है। नहर क्या होता है, एक सीधे जल स्रोत से नदी से जुड़ा रहता है, जिसको हम लोग डायरेक्ट पानी पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। यह मुख्यतः जलाशय जल का प्रवाहित होता है। मुख्यतः ये क्या होता है, जलाशय जल, जहाँ पे पानी स्टोर करके रखते हैं वहाँ से ही इस पानी को लाया जाता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार डीजल पंप सेट के मदद से भी सिंचाई हेतु, मतलब डीजल पंप की मदद से भी हम लोग सिंचाई करते हैं, जो कि जमीन के अंदर से पानी निकाल के प्रवाहित जल किया जाता है। पाइप और आहर मानव निर्मित जल के निकासी को छोटे मार्ग होते हैं। ये क्या है, एक छोटा मार्ग है जो बात को संकेत देता है कि कृषक बिना किसी दुरुपयोग के वर्षा जल एवं भूमिगत जल का प्रयोग करना चाहता है। इसका बात का संकेत है कि जो कृषक है, जो खेती बाड़ी करते हैं, वो लोग दुरुपयोग के में वर्षा जल और भूमिगत जल का प्रयोग करना चाहते हैं। बहुत जगह क्या होता है, ड्रिप सिंचाई किया जाता है और यह छिड़काव सिंचाई। इससे क्या होता है, पानी बहुत कम बर्बाद होता है। ड्रिप सिंचाई मतलब क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पर बहुत सारा पौधा लगा हुआ है, तो एक पाइप के द्वारा यहाँ पर पानी ले जाने की व्यवस्था रहता है। तो मतलब हर एक जगह पानी नहीं, पूरा पानी नहीं बिछाया जाएगा, सिर्फ यहाँ इसके जड़ के पास ही पानी छोड़ा जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिप सिंचाई, ठीक है। यही छिड़काव के माध्यम से भी हम लोग करते हैं कि ज़्यादा पानी का बर्बादी नहीं हो, ठीक है। तो स्वच्छ जल मतलब अच्छे जल की कमी संपूर्ण संसार के लिए एक गंभीर चुनौती है। हम लोग पता है कि जो अच्छे जल है, क्लीन जल है, उसकी कमी संपूर्ण संसार को एक चुनौती बना हुआ है। बिना सुखाड़ की स्थिति में भी भूमिगत जल का स्तर गिरावट सबों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। अब देखो बिना सुखाड़ नहीं भी हो रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, भूमिगत जल में कमी आ रहा है, तो ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसकी गंभीरता को ही देखते हुए वर्षा जल संग्रहण, इसको गंभीरता को देखते हुए, उसकी कमी को देखते हुए क्या किया गया, वर्षा जल संग्रहण मतलब वर्षा जल को कैसे बचाया जाए, वाटर शेड मैनेजमेंट जैसी योजनाएं बनाई गई। कैसे योजना बनाई गई, वाटर शेड मैनेज। अब इसका काम क्या होता है, इसको बारे में पढ़ते हैं। इन दिनों ही योजनाओं का मूल उद्देश्य वर्षा जल के संग्रहण कर उसका अधिक से अधिक उपयोग करना। वो ये क्या किया जा रहा है कि वर्षा जल को संग्रहण, वर्षा जल को बचा के उसका फिर उपयोग करना। वाटर सेट प्रबंधन के अंतर्गत क्या आता है, भूमिगत जल का स्तर को बढ़ाना। अब इसके अंतर्गत हम लोग क्या काम करते हैं, तो भूमिगत जल का कैसे स्तर को हम लोग ऊपर लाए, इसमें काम किया जाता है। किसके द्वारा, तो वाटर सेट प्रबंधन। अब मृदा क्षरण की कम करने के लिए भी घास और वन लगाते हुए कई योजनाएं बनाई गई है। किसके द्वारा, तो वाटर शेड प्रबंधन के द्वारा क्या किया जाता है कि मृदा को मतलब
क्या हो, क्षति नहीं हो, ठीक है। एक मृदा क्या हो, यहाँ से बहकर दूसरा जगह नहीं जाए, उसके लिए घास वगैरह लगाया जा रहा है, वन वगैरह लगाया जा रहा है। इस दिशा में स्वयंसेवी संस्था, मतलब स्वयंसेवी मतलब खुद जो बनाया गया है संस्था, वो काम कर रही है। पंचायतों का भी सहायता इसमें ली जा रही है। जो पंचायत होते हैं, हर एक गांव में पंचायत बना रहता है, उसका भी सहायता इसमें लिया जा रहा है। जैसे राजस्थान जैसे राज्यों को बात करेंगे तो छोटे स्तर पर जल संग्रहण हेतु कितना जल संग्रहण करते हैं, 50 हेक्टेयर तक वाटर शेड क्षेत्रों की पहचान की गई है। कहाँ पे, राजस्थान में। अब वर्षा जल का संग्रहण हम लोग कैसे करते हैं? संग्रहण करने का तरीका क्या है? मकान के नीचे क्या करते हैं, बड़ी टंकी लगा देते हैं, पाइप के द्वारा वर्षा जल को उसमें संग्रहित कर लेते हैं, पाइप के द्वारा उसमें टंकी में भर दिया जाता है और उस जल का उपयोग हम लोग अलग अलग जगहों पे करते हैं। मकान के छत पर वर्षा जल हो यो ही बर्बाद हो जाता है। अब देखो, मकान के छत पर जो वर्षा जल होता है, ऐसे क्या होता है, ऊपर से गिर के ऐसे जगह जगह दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन अगर हम लोग उसको संग्रहण करना चाहे, बचाना चाहे, तो क्या करते हैं, जो छत का पानी होता है उसको क्या होता है, पाइप द्वारा निकाल दिया जाता है, अब पाइप के द्वारा टंकी में डाल दिया जाता है। अब टंकी में स्टोर हो गया तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें करते क्या है कि संग्रहित कर लेते हैं उसका उस पानी का उपयोग कहाँ पे करते हैं। अभी देखो, अब होता क्या है कि जब इसको हम लोग कहाँ पे उपयोग करते हैं, बगीचे में जो होता है सिंचाई वगैरह करने के लिए यूज कर लेते हैं, पीने वगैरह के लिए भी यूज कर लेते हैं। भारत में कई राज्यों में उसका क्या किया जाता है, संग्रहण करने के लिए तालाब वगैरह बना दिया जाता है कि वर्षा जल हो तो उस तालाब में भर जाए, तो उसका हम लोग पूर्ण उपयोग कर सके। तो ये सब उपाय किया जाता है वर्षा जल को संरक्षण करने के लिए, ठीक है। भूमिगत जल का स्तर में वृद्धि होता है तथा मवेशियों और पौधों को भी जल मिलता है। इससे क्या होता है, मवेशियों और पौधों को भी जल आसानी से मिल पाता है। वर्षा जल संग्रहण तकनीक सुखाड़ के दिनों में वरदान साबित हो जाता है। जब सुखाड़ आता है उस टाइम क्या होता है, वर्षा जल संग्रहण ही काम करता है। हालांकि वर्षा होने पर भी यह लोगों के लिए जीवनदायिनी का काम कर सकता है। वर्षा होने के बाद भी अगर पानी स्टोर करके रखते तो ये एक जीवनदायिनी की काम कर सकता है। अब सुखाड़ और कम वर्षा के क्षेत्र में ड्रिप और छिड़काव सिंचाई, ड्रिप सिंचाई और छिड़काव सिंचाई के बारे में बताया। छिड़काव करके पानी दिया जाता है पेड़ पौधों में। ड्रिप मतलब क्या, पाइप के थ्रू हर एक के जड़ों तक पानी पहुंचाया जाता है, उसको हम लोग ड्रिप सिंचाई करते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग इसके माध्यम से पानी को बचा सकते हैं, ठीक है। वरन जल जब उपयोग से उत्पन्न होने वाले फसलों को भी सुखाड़ के दिनों में लगाया जाता है। ऐसे फसलों के फल फूल और सब्जी तथा दलहन की कृषि विशेष रूप से की जाती है। मतलब सुखाड़ के दिनों में वैसा फसल हम लोग जो सुखाड़ के दिनों में आसानी से हो जाए। भारत में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत, जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है, वहाँ पर ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत सिंचाई योजना के पर्याप्त उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत विकास योजना, ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत सूखे की स्थिति में इसका उपयोग वैसे क्षेत्र में किया जाता है जहाँ औसत वार्षिक वर्षा इतना सेंटीमीटर से अधिक हो, जैसे कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में डीप और छिड़काव सिंचाई की योजना ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत किया जाता है। तो जहाँ पे पानी कम होता है वहाँ पे क्या किया जाता है, ड्रिप और छिड़काव सिंचाई योजना किया जाता है, जिससे पानी का नुकसान कम हो। जैसे कि बात करेंगे राजस्थान में, तो राजस्थान में किसानों की विशेष आर्थिक मदद भी दी जाती है, मतलब उस वहाँ पे पैसा का भी मदद की दी जाती है। यह अति आवश्यक है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुखाड़ होता है। स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से भी किसानों के इन सिंचाई की योजना से परिचित कराया जाता है। कौन सा योजना से, ड्रिप छिड़काव सिंचाई योजना से परिचित कराया जाता है, ठीक है। उन्हें इस बात को परीक्षण देना आवश्यक है कि किस प्रकार की वर्षा अनिश्चितता में वह ऐसे फसलों को लगाए। अब ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर जितना, मतलब यहाँ पर मान लो जितना वर्षा होती है उस हिसाब से वहाँ का कौन सा फसल अच्छा होगा वही फसल उगाने के लिए भी बताया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, आर्थिक लाभ मिलता है, सिंचाई में मदद मिलती है, इससे क्या होता है, बहुत फायदा होता है।
तो होता क्या है ना कि अब मान लो जहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है तो वहाँ पर कौन सा पौधा उगाना चाहिए? ऑब्वियसली धान का खेती करना चाहिए। जहाँ पे बारिश कम होता है तो वैसा पौधा वहाँ पे वैसा कृषि करना चाहिए जहाँ पे जो कम पानी से ही हो जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कृषि करना चाहिए। तो ये चैप्टर भी यहाँ पर समाप्त होता है और इसके आगे फिर तीसरे चैप्टर में हम लोग फिर प्राकृतिक आपदा के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ पढ़े बाढ़ और सुखाड़ के बारे में। हम लोग अलग प्राकृतिक आपदा के बारे में जानेंगे अगले चैप्टर में। तो थैंक यू।